सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 5। टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं, जो चैप्टर देख रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों को ये करना था पॉइंट्स टू पॉन्डर, बट वी कुड नॉट एबल टू डू दैट। सो आज के लेक्चर में हमारा जो स्कोप है, वी आर गोइंग टू डू पॉइंट्स टू पॉन्डर। उससे पहले हम लोग एक समरी देखेंगे फॉर द कंप्लीट चैप्टर वर्क एनर्जी पावर की, एंड देन वी आर गोइंग टू गो इनटू द एक्सरसाइजेस। ठीक है, फिर देन वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइजेस फ्रॉम 1 to 16 आज कवर अप करेंगे। आई थिंक 30 क्वेश्चंस आर देयर। वी आर गोइंग टू डू द रेस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो हम लोग समरी देखते हैं पहले कि व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हमने देखी थी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मींस इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्सेस। ठीक है, सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज गोइंग टू चेंज योर काइनेटिक एनर्जी, और आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सो दैट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सो दैट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। सेकेंड इज कि इफ़ द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव, अब यहाँ पे फोर्स को कंजर्वेटिव के द प्रॉपर्टीज हैज़ बीन टोल्ड। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसमें जो वर्क डन होगा दैट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर ए से बी आप जा रहे हैं तो आप कोई भी पाथ ले लें, सो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड होगा वर्क डन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही वर्क डन डिपेंड होगा। तो वर्क डन इन टेकिंग दिस पाथ, दिस पाथ, दिस पाथ और दिस पाथ, सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे डिपेंड करेगा। इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इफ़ द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव एंड द वर्क डन ऑफ द फोर्स विल बी जीरो इफ इट्स अ क्लोज पाथ। तो ए से अगर बी तक आप जा रहे हैं और बी से वापस आप बी से वापस आ गए आप ए से बी गए और बी से आप वापस ए आ गए, तो इसके अंदर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो दैट दीज टू आर द प्रॉपर्टीज ऑफ माय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, फिर थर्ड था हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन डिफाइंड इन कॉन्टेक्स्ट विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का ये होता है कि व्हेन यू डू द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस देन द एनर्जी गेटिंग स्टोर्ड इनटू इट। ठीक है, और वो एनर्जी जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे दैट एनर्जी विल बी मैनिफेस्टेड इनटू द काइनेटिक मोशन। ठीक है, फिर हमने फ्रॉम हियर वी हैव सीन दिस के द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नथिंग एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसको मैं लिख सकता हूँ Fx इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज़ माई कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज़ नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और इसको ही मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज माई यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ माई that is how you can calculate how your conservative forces has been linked with your potential। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा एक्ट करती हैं टुवर्ड्स अ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ही डायरेक्शन ऑफ माई कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गई। ठीक है, और जो उसका स्लोप होगा मेरा कि हाउ फास्ट इज योर एनर्जी इज बीन डिक्रीजिंग, उतना ही मैग्नीट्यूड की फोर्स होगी। और फोर्स हमेशा कब होगी? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि इफ़ यू आर टेकिंग द बॉल फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप बॉल लेके जा रहे हो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, सो दैट मीन्स आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज एट बी, तो यू बी इज इक्वल टू यू इनिशियल इज जीरो। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? माइनस। अब यहाँ पे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एम जी नीचे लग रही है और मोशन आपका ऊपर हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस फैक्टर विल कम आउट टू बी नेगेटिव, और बाहर नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, दैट विल कम आउट टू बी प्लस। तो यहाँ पे जो आपकी फोर्स है टोटल आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आ जाएगी MGH प्लस आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ माई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर यही मैं ऊपर से नीचे बी से ए की तरफ लेके जाऊँ तो माई F विल बी फाइनल। ठीक है, F विल बी फाइनल एंड दिस विल बी माई इनिशियल। ठीक है, दिस विल बी माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस मीन्स कि इसी डायरेक्शन में मेरी फोर्स है mg और इसी डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, सो दैट दिस फैक्टर FC डॉट डी एक्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, सो दिस फैक्टर विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिस विल बी प्रेजेंटेड, ये पोटेंशियल और फोर्स विल बी प्रेजेंटेड लाइक दिस। सो ये वाला फैक्टर और ये जो है दैट इज यू आर गोइंग टू सी इट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो, जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा, दीज टू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्जेस जब पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट इन क्लास 12, तब this concept is been you are going to see the same concept there also। ठीक है,
अब अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है व्हेन योर फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अगर उसके अंदर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ गया तो आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, बट यू कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगेगा जब फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ठीक है। और हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी पढ़ी है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है हमने, और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग फोर्स पढ़ी है। दीज टू आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसी के अंदर ही हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। इसी के अंदर ही यही दो फोर्सेस जो हमने पढ़ी हैं, इसी के अंदर ही हमारी एनर्जी स्टोर्ड हो गई। और हम क्लास 12th में जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ेंगे, तो दे आर ऑल्सो दोज फोर्सेस आर ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो उसमें भी हमारी एनर्जी स्टोर होती है। सो देयर ऑल्सो वी आर हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी पढ़ी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh, ठीक है, पॉजिटिव है, वर्क डन विल बी नेगेटिव। सेम वे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, दैट इज 1/2 kx², और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आएगा -1/2 kx², ठीक है। सो वर्क डन विल बी, हमने ऑलरेडी देख लिया, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इट्स एट द एक्सपेंस ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो दिस फैक्टर वी हैव सीन, ये भी हमने देख लिया था। और हम लास्ट में देखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा। अगर दो वेक्टर्स दे रखे ए एंड बी, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि मेरा जो ए वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है, वो कितना बी वेक्टर को सपोर्ट करेगा अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन, और अगर मेरा ए वेक्टर ये है तो यहाँ पे कितना अपोज करेगा। तो मतलब मेरे को ए का कंपोनेंट लेना है अलॉन्ग द साइड ऑफ बी, ठीक है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कितना सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट माई डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड डॉट पी का मॉड कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, और जो एंगल होता है जब हम ए और बी को टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं, जो छोटा एंगल होता है वो वाला एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल है, दिस ऑल्सो एंगल इज देयर, बट दिस इज नॉट द एंगल वी आर टॉकिंग, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द जो हमारा छोटा एंगल है, ठीक है। और पहले हमारे को दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो उसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज व्हाट माई थीटा। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्रॉम हेयर यू कैन गेट, कि आपको दो कोई भी वेक्टर दे रखे हैं, सो फ्रॉम दिस यू कुड एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ योर, कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस थीटा आप निकाल सकते हो। दैट इज क्वाइट अ यूजफुल result that you can use in your calculations, ठीक है। So this is all we have seen। और यहाँ पे दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड वन वेक्टर इन द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर अलॉन्ग द फर्स्ट वेक्टर, सो दैट इज व्हाट द डॉट प्रोडक्ट। और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज़ 1, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल इज़ 0 डिग्री और इन दोनों का मॉड 1 है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे दे आर 0। और स्केलर प्रोडक्ट टॉपिक करते हैं हमारे कम्यूटेटिव एंड माई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव जस्ट टेकन अ ब्रीफ रिव्यू। अब हम देखेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर। सो पॉइंट्स टू पॉन्डर में पहली चीज़ है, उसमें क्या रखा है मेरे को, कि कैलकुलेट द वर्क डन इज इनकम्प्लीट थिंग, ठीक है। सो अगर एक बॉडी है उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस की वर्क डन हो, मल्टीपल फोर्स एक्ट कर रही हैं, तो यू कैन नॉट जस्ट से कि कैलकुलेट द वर्क डन, आपको ये भी बताना पड़ेगा किस फोर्स का वर्क डन निकालना है। सपोज फॉर इंस्टेंस इफ दिस बॉक्स इज देयर, इस बॉक्स के ऊपर योर एक्सटर्नल फोर्स इज देयर एंड दिस mg इज ऑल्सो देयर, तो आपको बताना पड़ेगा कि वर्क डन आपका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, दिस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपको वर्क डन निकालना है, और जो या फिर इस बॉक्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसकी वजह से निकालना है, ठीक है। सेम फॉर इंस्टेंस अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है, आपने फोर्स इस पे इधर लगा रहे हैं, इधर इस पे mg नीचे लग रहा है और इधर इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते बस कैलकुलेट द वर्क डन, दैट इज़ एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। आपको ये बताना पड़ेगा वर्क डन बाय व्हाट, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना है, ग्रेविटी के अर्थ ग्रेविटी का मेरे को वर्क डन निकालना है, या जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसका वर्क डन निकालना है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज मेंशन हियर कि कैलकुलेट द वर्क डन इज इनकम्प्लीट, यू हैव टू स्पेसिफाई द फोर्स कि किस पे निकालना है, या यू हैव टू स्पेसिफाई कि ग्रुप ऑफ फोर्स ओवर विच द डिस्प्लेसमेंट हैज़ बीन हैपन, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वर्क डन जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, बट वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इट कैन ऑल्सो बी 0, बट हमारी जो अदर स्केलर क्वांटिटीज़, बिकॉज वर्क डन अगर पॉजिटिव कब होता है, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, वर्क डन आपका नेगेटिव आ जाएगा, और फोर्स आपका और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है तो मेरा वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी इट हैज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 values, unlike the mass and kinetic energy which are the positive scalar quantities only. Kinetic energy और mass जो हैं they will never give you the negative values, they will always give you the positive values, ठीक है। the work done by the friction, so हमने देखा था ऑलरेडी, फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स का जो भी होता है वर्क डन नेगेटिव होता है, बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन मेरा ये हो रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन मेरा पीछे लग रहा है, सो दैट इज व्हाट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द नेगेटिव वर्क डन, ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है म्यूचुअल फोर्सेस जो एग्जर्ट करती हैं न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, बट उनका वर्क डन जो होगा दैट विल दे मे और मे नॉट बी कैंसल। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि सपोज ये ब्लॉक जब हम यहाँ पुश कर रहे हैं तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही होगी और जो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रही होगी। ठीक है, हमारी जो फोर्स है ये इक्वल एंड अपोजिट हो गई, दैट इज फुलफिलिंग दिस कंडीशन। ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है कि न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से मेरी म्यूचुअल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे गई, इस पे आगे आ गई। अब मेरे को वर्क डन निकालना है। सपोज ये ब्लॉक मेरा डी मूव किया है तो इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इस वाले का कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी दैट इज एफ इंटू डी। और नीचे वाला अगर मैं ग्राउंड पे निकालूँ, ग्राउंड तो मूव ही नहीं किया, ग्राउंड का तो डी जीरो है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वर्क डन सम ऑफ द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस नॉट ऑलवेज कैंसल। तो अगर मैं इन दोनों का वर्क डन निकालूँ तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन फोर्स का तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, मेरा नेगेटिव वर्क डन, बट मेरा ये वाला जो वर्क डन ऑन द ग्राउंड, जो फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ग्राउंड करेगी दैट विल बी जीरो बिकॉज माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ माई ग्राउंड इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ माई ग्राउंड इज जीरो, सो नो वर्क विल बी डन हियर। ठीक है, but sometimes it may be true and sometimes it may not be true. ठीक है, so it may be true in the static friction when there is no relative motion, so it will be true in the static friction. ठीक है, so this will be true in the static friction but in kinetic friction it will not be true. ठीक है, next is work done by the force calculated sometimes कभी कभार क्या होता है वर्क डन आपको जो है ना किसी फोर्स का सम फोर्स जो होती हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, यू कुड नॉट एबल टू फाइंड द यू कैन एबल टू फाइंड द वर्क डन, बट आपको उसका नेचर यू कुड नॉट एबल टू गेट टू नो द फोर्स। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स हो गई, एयर रेजिस्टेंस हो गया, सो दोज फोर्सेस समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द एग्जैक्ट नेचर, किस ना उसका हाउ मच, मतलब हर इंस्टेंट पे यू कैन नॉट नो कि उसका नेचर क्या है, कि हाउ इट इज़, एट व्हाट एंगल इट इज़, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, यू कैन नेवर नो। फॉर इंस्टेंस इफ ए बॉल इज़ फॉलिंग डाउन, ठीक है, इसके ऊपर एक तो एम जी लग रहा होगा और एक इस पर एयर ड्रैग सपोज लग रहा है। ठीक है, एफ एयर ड्रैग ले लो। ठीक है, बट यू नेवर नो के डायरेक्शन क्या होगी एफ़ की। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा एफ़ का, तो इट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स। एयर ड्रैग हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन तो चलो हम विद द एक्सपेरिमेंट वी नो द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शन, बट द एयर ड्रैग एंड ऑल समटाइम्स इट गेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो यू नेवर नो। सो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन जो है हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी क्वाइट हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरीके से हेल्प करेगा। सपोज ये ब्लॉक v इजिकल टू 0 से ड्रॉप हुआ और जब ये ग्राउंड पे हिट किया तब इसका v इजिकल टू 10 था। ठीक है, मेरे को इनिशियल और फाइनल तो आप वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हो, mg आपको पता है, आपको इसका वर्क डन आराम से निकाल सकते हो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वो कैसे अप्लाई करोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय योर रेजिस्टिव फोर्स जो एयर ड्रैग होगा प्लस वर्क डन बाय योर ग्रेविटी, दैट विल बी इक्वल टू k फाइनल। ठीक है, ये आपका 0 है, इनिशियल ड्रॉप किया था, ये आपको नहीं पता, प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इसी डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है और इसी डायरेक्शन में मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, तो ये पॉजिटिव होगा, तो mg इंटू सपोज ये हाइट से फॉल किया h, तो mg इंटू h। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर 10 स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से मेरा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा, WR कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 m 10 स्क्वायर माइनस mg h। ठीक है, सो यू कैन गेट द वैल्यू, आपको इसका you can get the value of your work done by the resistive force. ठीक है, though you may never know कि हर पॉइंट पे how that force magnitude, how the force direction is changing, ठीक है, वो नहीं पता लगेगा, बट ओवरऑल आपको पता लग जाएगा कि what is the work done by that, ठीक है, through the work energy theorem. So that has been mentioned here. Now next कह रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने देखा, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंड लॉ, इट इज़ जस्ट व्यूड एज अ स्केलर फॉर्म सेकेंड लॉ। हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारा जो सेकेंड लॉ होता है दैट गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस हर इंस्टेंट पे दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन दैट इज़ लाइक अ हर टाइम पीरियड पे उसमें टाइम पीरियड की भी इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्शन की भी इन्फॉर्मेशन होती है न्यूटन सेकेंड लॉ में। बट हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है उसके अंदर हर इंस्टेंट पे नहीं होती है, टाइम इंटरवल पे आपको बता देगा कि t1 से लेकर t2 के बीच में इतना मेरा दैट विल गिव यू द समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल इंस्टेंट आपका कितना हुआ है। ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट पिक्चर। ठीक है, आपको हर टाइम पे पिक्चर चाहिए, हर इंस्टेंट पे चाहिए, तब आपको न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर। यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में बी व्यूड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज़ नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वहाँ पे जो हमारी जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होता है दैट वी कैन राइट इट इनटू, सो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हो गया दैट वी कैन राइट इट इनटू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, सो जैसे हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय
काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू और दिस विल बी डेल्टा के, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले जाऊँगा, सो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू कम्स आउट टू बी 0, सो दैट इज़ नथिंग बट योर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। दैट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ योर वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम होल्ड्स इन ऑल द फ्रेम्स, ठीक है। हमने देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल में भी लगती है और नॉन इनर्शियल में भी आप लगा सकते हो, स्यूडो फोर्सेस में भी लगा सकते हो। उसका एग्जांपल ये है, फॉर इंस्टेंस इफ़ दिस ब्लॉक इज़ फॉलिंग डाउन, ठीक है, इफ़ दिस ब्लॉक इज़ कमिंग डाउन, तो इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। अब वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग कि दिस नीचे वाला वेज इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वेज के ऊपर बैठ जाऊँगा। वेज के ऊपर बैठ गया, दैट मीन्स आई हैव टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स। मेरा जो हो गया फ्रेम हो गया, आई हैव मेड द फ्रेम इनर्शियल फ्रेम बिकॉज आई एम नाउ सिटिंग ऑन द वेज। अब मैंने इनिशियल फ्रेम लगा दिया, तो आई हैव टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स ऑन टू। स्यूडो फोर्स मैंने इस पे लगाई m × a, इस पे लगा दी, ठीक है। ये स्यूडो फोर्स लग गई। नाउ इट मूव फ्रॉम हेयर, तो इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है। सपोज इफ इट्स l, तो ये कितना मूव किया, l cos थीटा मूव कर गया, और इस पर वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा, माइनस एम ए इंटू एल कॉस थीटा, सो दैट इज़ माई वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ठीक है। और मेरे को इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तो इनिशियल 1/2 mv² प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स कितना आ जाएगा मेरा, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स विल बी माइनस ma l cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv फाइनल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन राइट, ठीक है, दैट इज़ योर वर्क एनर्जी थ्योरम इन द स्यूडो फोर्स। तो आपने यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगा दी, और स्यूडो फोर्स की वजह से हमने देखा था ना, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो फोर्स होती है वही हम कंसिडर करते हैं इन द वर्क। तो इस फोर्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दिस इज़ द मोशन, ठीक है। और यू कैन टेक दिस, अगर आप इसको ma cos थीटा इस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लो और इसको इधर ले लो, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी आप ले सकते हो, कि आप इसका ऐसे भी ले सकते हो। अगर आप x और y को ले लो, तो आप ma को यू कैन कन्वर्ट इनटू ma cos थीटा कर लो चाहे, ठीक है। ma cos थीटा कर दो, एंड दिस इज़ योर l, सो ma cos थीटा l बात वही आएगी, ठीक है। एंड दिस इज अपोजिंग, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा। सो आप वर्क एनर्जी थ्योरम here work energy theorem you can apply not just in the inertial but also you can apply in the non inertial frame of reference में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी और सब्जेक्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज ऑलवेज। तो यहाँ पे ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो है ना आपकी, दैट इज़ नॉट लाइक वन सिंगल पॉइंट की आप नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल एनर्जी इट्स ऑलवेज रिलेटिव विद सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आप फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमने देखा था ना MGH में, हम लोग सरफेस पे अर्थ के वी आर टेकिंग इट एज ए जीरो। हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वी आर टेकिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन 0। सो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज़ नॉट जस्ट वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कि एब्सोल्यूट कितनी है। इट विल ऑलवेज बी विद द रेफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरी, विद द चेंज इन कॉन्फिगरेशन। जब मेरी पहली कॉन्फिगरेशन मुझे पता होगी तभी तो मैं चेंज इन कॉन्फिगरेशन की वजह से निकाल पाऊंगा। तो दैट इज ऑलवेज रिलेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटिव विद द रेफरेंस पॉइंट। यू कैन ओनली गेट द चेंज, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर। सो फॉर इंस्टेंस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में हम 0 लेके चलते हैं ऑन द ग्राउंड, एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जो कि kx² 2 होती है, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वी कंसीडर द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वी कंसीडर इट एज अ 0। नाउ यहाँ पे कह रहा है कि एवरी फोर्स एनकाउंटर इन द मैकेनिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी। हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी विल ओनली बी रिलेटेड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली रिलेटेड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सो फ्रिक्शन जो है मेरी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सो इसके लिए मेरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन जो है टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यहाँ पे कह रहा है कि कोलिजन, ठीक है, उसके अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है एट ईच पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखना, एट ईच इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, और मोमेंटम मेरा कंजर्व रहता है किसी भी कोलाइडिंग कोई भी कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है, इनलास्टिक हो रहा है, इन ऑल द केसेस यू हैव टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड एट ईच इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन, ठीक है। हाउएवर द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, एक तो वो इलास्टिक में होता है, प्लस इट विल नॉट बी देयर एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट नहीं होता, वो बस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन यू कैन कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ड्यूरिंग द कोलिजन जो होता है काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज डिफॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पीरियड में ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को नहीं कह सकते कि along the process before collision, during collision, after collision it is not conserved. Only before collision and after collision kinetic energy is conserved only in the case of elastic, ठीक है। सो यहाँ पे ये कह रहा है टू कोलाइडिंग
deformed may momentarily come at rest with respect to each other. So that's why the kinetic energy is not conserved during the collision. But however, my linear momentum is always conserved at each instant, during the collision, before collision, after collision. हर point पे मेरा जो मेरा linear momentum होता है वो conserved रहता है. ठीक है. So that is what it's been mentioned here. ठीक है. अब हम move on करते हैं. We'll start seeing the exercises. अब हम exercises देखना शुरू करते हैं. ठीक है. I'll just have the water. सो यहाँ पे मेरे को बताना है साइन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स whether it is positive and negative. सो यहाँ पे बता रहा है वर्क डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग द बकेट आउट ऑफ द वेल. ठीक है. सो यहाँ पे force, external force will be, suppose this bucket is there and they are lifting it, the bucket has been lifted out of the well, so that is my external force which is lifting. ठीक है. और direction of motion भी यही है, so both are in the same direction, so I can say work done by this will be positive. ठीक है. But however the work done by the gravitational force will be negative because gravitational force mg नीचे लग रहा है और direction of my bucket is on above side, ऊपर की side में है, so in this case I can say work done by the gravitational force is negative. Work done by the friction on the body sliding on the inclined plane, that will be negative because sliding जो friction पे, so if it's sliding here the friction will be at the back because friction is opposing the relative motion इसका नीचे हो रहा है तो friction will be here. ठीक है. on the block, तो यहाँ पे जो आएगा friction की वजह से negative work done आएगा. Work done by the applied force on a body moving on the horizontal plane with a uniform velocity. So हमारा यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉट. सो यहाँ पे जो है मेरा वर्क डन अप्लाइड बाय द फोर्स. सो इफ़ इट्स अप्लाइंग बाय द फोर्स, सो इफ़ इट्स मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस d फ्रॉम हेयर, सो वर्क डन विल बी इन दिस डायरेक्शन. मोशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी मेरा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो आई कैन से द वर्क डन बाय माई अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव हेयर ऑल्सो. वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम. सो रेजिस्टिव फोर्स का अपोजिंग ही रहेगा या हमेशा रेजिस्टिव फोर्स इज ऑलवेज भी अपोजिंग. सो इन दिस केस ऑल्सो कि जो मेरा पेंडुलम है इफ इट्स मूविंग हेयर, तो इस पे जो एयर ड्रैग लग रहा होगा दैट विल बी अपोजिंग बिकॉज द मोशन, अगर इसका मोशन इधर की साइड हो रहा है तो एयर ड्रैग इधर लग रहा होगा, अगर मोशन इधर की साइड हो रहा है तो एयर ड्रैग इधर लग रहा होगा, तो एयर ड्रैग विल बी ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को. A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of some applied force. इतना फोर्स मैंने अप्लाई किया. ठीक है. ऑन द टेबल विद द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.1. वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्यूट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. ठीक है. देखो इसमें सबका अलग अलग वर्क डन निकालना होता है, हमें केवल इसी से पूरा नहीं हो जाता, वर्क डन निकालो बस. यू नीड टू फाइंड आस्क के किसका निकालना है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स निकालना है. दैट मीन फोर्स इंटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए मेरे को, कितना डिस्प्लेस किया, तो फिर आई कैन फाइंड आउट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. यहाँ पे मेरे को वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना है इन 10 सेकेंड. सो मेरे को वही निकालना है 10 सेकेंड में कितना वर्क डन किया इंटू फोर्स बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे निकालना है वर्क डन बाय द नेट फोर्स. नेट फोर्स मतलब मेरा जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स इन दोनों का जो आएगा उसमें 10 सेकंड में कितना मूव किया वो निकालना. और चौथा निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकंड. दैट मीन्स कि इनिशियली वो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और मेरे को 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी निकालनी है. फ्रॉम देयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो इसमें यही हो रहा है कि दिस इज़ माई बॉडी, 7 न्यूटन इधर लगा, इधर मेरा फ्रिक्शन फोर्स आया म्यू एन. ठीक है. बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक म्यू एन, इट इज़ स्लाइडिंग ओवर काइनेटिक फ्रिक्शन. सो 0.1 2 इंटू 2 दिस कम्स आउट टू बी 2. ठीक है. और ये मेरा यहाँ पे आ गया 7 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर. नेट फोर्स कितनी आ गई 5 और इस पर एक्सेलेरेशन कितनी आ गई 2 kg का मास है, एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.5. ठीक है. एक्सेलेरेशन आ गई इसकी 2.5. नाउ हैव टू फाइंड आउट द डी कि कितना मूव किया, तो वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन सेकंड वाली लगाई हमने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर. इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया 1/2, ए मैंने निकाल लिया 2.5 इंटू टी स्क्वायर. टी मेरे को 10 सेकंड बाद निकालना है. मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर. सो मेरे को आ गया कि 125 मीटर में वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितनी है 7 न्यूटन. तो आई विल डू 7 इंटू 125. ठीक है. यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स कितनी है मेरी 2. ठीक है. यहाँ पे मैं करूँगा 2 इंटू 125. ठीक है. थर्ड है मेरा वर्क डन बाय द नेट फोर्स कितनी है 7 - 2 दैट इज़ 5 इंटू 125. काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड. तो वेलोसिटी निकालने का ये है मेरा v इज इक्वल टू u प्लस 80. सो मेरा फाइनल वेलोसिटी आ गई 25. आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर 1/2 m2 और 25 डाल के यू कैन गेट द वैल्यू. ठीक है. ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज गुड. 6.3
सो इसके अंदर मेरे को फिगर्स दे रखी हैं. सो इसके अंदर क्या दे रखा है मेरे को, आई हैव बीन गिवन कि टोटल एनर्जी दे रखी है जो कि क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही है. ये दीज आर द टोटल एनर्जी. ये चारों केस में दिस इज माई टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे. ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ दिस. तो दिस इज माई टोटल एनर्जी. ठीक है, ये वाली. और ये जो मेरा ग्राफ दे रखा है, दिस इज नथिंग बट माई पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दिस इज नथिंग बाय पोटेंशियल एनर्जी. ये वाला मेरे को ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है. सो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज बिन गिवन. टोटल एनर्जी इज बिन इंडिकेटेड बाय द क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस. वी हैव टू स्पेसिफाई स्पेसिफाई द रीजन इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड. ठीक है, हमें वो निकालना है कि पार्टिकल विल नॉट बी फाउंड, कि किस रीजन में पार्टिकल विल नेवर बी फाउंड. ठीक है, वो वाला पॉइंट निकालना है. पहले तो हमें देखना है कि पार्टिकल के मिलने की और नहीं मिलने की कंडीशन क्या है. ठीक है, पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद हमें निकालना है मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, सो किसी भी पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस माई पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू इक्वल टू ई माइनस यू. ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरा काइनेटिक एनर्जी विज ऑलवेज भी पॉजिटिव नंबर mv². ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. अगर मेरी u की वैल्यू इज ग्रेटर देन e है, तो देन इन दैट केस इट शोइंग काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव एंड विच इज नॉट पॉसिबल. सो दैट मीन्स पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट. व्हेन माई काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, माई पार्टिकल विल नॉट बी एग्जिस्टिंग. ठीक है, बिकॉज नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज नॉट एट ऑल देयर इन फिजिक्स. ठीक है, सो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है बिकॉज तो यहाँ पे कभी भी मेरा अगर पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन यू है, तो आई कैन से इन दैट केस माई पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट. सेकंड क्या होगा मेरा, कि मेरे को मिनिमम टोटल एनर्जी चाहिए. मिनिमम टोटल एनर्जी का मतलब होगा ई इज इक्वल टू के प्लस यू होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी का मतलब कि मेरा मोशन एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाए. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो है. तो इस केस में जो मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वही मेरी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. सो दैट मीन्स इस केस के लिए मेरा एक तो पार्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, उसके अंदर मेरे को मिनिमम ये निकालनी है. दैट मीन्स मेरी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, दैट इज़ जीरो. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जीरो से तो कम हो ही नहीं सकती ना. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने जीरो ले ली और पोटेंशियल एनर्जी विल बी द लीस्ट. ठीक है, इस ग्राफ से हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है उसमें लीस्ट कहाँ पे है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. राइट, सो अब पहला वाला देखते हैं. सो पहले वाले में ये मेरी अगर एनर्जी है टोटल, सो दैट मीन्स यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है मेरी u इज़ मोर देन माई e. सो दैट इज शोइंग कि इस वाले रीजन में मोर देन ए द माई काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव. सो पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट मोर देन दिस एरिया. ठीक है, इस एरिया से ज़्यादा में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, अब मेरे को मिनिमम एनर्जी निकालनी है. मिनिमम एनर्जी मीन्स कि पार्टिकल मेरा इस वाले रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे मेरा पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस वाले में, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने जीरो ले ली और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दिस इज माय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. जीरो इज माय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज माय पॉइंट वेयर आई एम हैविंग द मिनिमम टोटल एनर्जी. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज द मिनिमम टोटल एनर्जी पॉइंट. ठीक है, बिकॉज आई एम हैविंग द मिनिमम एनर्जी जो होगी मेरी, दैट विल बी माई, दिस इज माई मिनिमम एनर्जी. ठीक है, दैट इज माई मिनिमम एनर्जी वेयर माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम. अब सेकेंड वाला केस देखते हैं. अब इस वाले केस में मेरा हर पॉइंट पे माई पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन माई एनर्जी. तो ये यहाँ पे कभी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, द पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट. तो पार्टिकल इज नॉट एग्जिस्टिंग, सो वी कैन नॉट डिफाइन द मिनिमम एनर्जी ऑल्सो. सो पार्टिकल इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन. तो इसमें हर रीजन के लिए पार्टिकल नॉन एग्जिस्टेंट है. अब इसमें देखते हैं, ये मेरा ई है एंड दिस इज माई ग्राफ ऑफ वी. ठीक है, सो यहाँ पे ये वाले में मेरा पोटेंशियल वी इज ग्रेटर देन यू इज ग्रेटर देन ई. सो दैट मीन्स इस वाले रीजन में माई काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव. सो एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स इज मोर देन बी. इस वाले रीजन में माई पार्टिकल विल नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, और जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है इस वाले रीजन में, वहाँ पे मेरी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस. ठीक है, सो दिस विल बी माई माइनस v1 इज माई मिनिमम टोटल एनर्जी. ठीक है, इन दिस केस. अब लास्ट केस देखते हैं. सो इन दिस केस दिस इज माई ई. ठीक है, ये मेरा ई हो गया. सो इन दिस केस दिस इज़ माई ई. ठीक है, ये मेरा ई हो गया. अब हम देखते हैं कि इसमें केवल ये वाले रीजन के लिए मेरी पोटेंशियल एनर्जी इज़ मोर देन माई टोटल एनर्जी. तो इस वाले रीजन के लिए मेरा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, माई पार्टिकल विल बी एग्जिस्टिंग इन दिस रीजन. ठीक है, ये और ये पूरे रीजन में मेरा पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम एनर्जी कितनी है मेरी, मिनिमम एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस वन. वाई, बिकॉज इस वाले रीजन में मेरा पार्टिकल तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी आई कैन एज्यूम जीरो, और इसके रीजन में मिनिमम का पोटेंशियल एनर्जी विल बी -v1. ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा आंसर आ गया -v1. ठीक है, सो मेरे ये चारों में ये हो गया. ठीक है, इन ऑल 4 केसेस आई हैव गॉट द के प्लेसेस वेयर माई
काइनेटिक एनर्जी इज़ नेगेटिव, नेगेटिव कब होगी, जब मेरा u इज़ ग्रेटर देन माई एनर्जी, ठीक है। तो u इज़ ग्रेटर देन योर एनर्जी, इस केस में ये हो गया, इसमें सारे केस में u इज़ ग्रेटर देन एनर्जी है, इसमें ये वाला पोर्शन मेरा u इज़ ग्रेटर देन एनर्जी है, और इसमें ये बस ये वाला पोर्शन मेरा ग्रेटर देन एनर्जी है, ठीक है। और हमने सेकंड केस देखा था जब आपका E इज इक्वल टू U प्लस के होता है, पार्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए पहले तो एग्जिस्टेंस के लिए, मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए पार्टिकल की, तो पार्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पार्टिकल एग्जिस्ट मेरा 3 केसेस में कर रहा है, एक फर्स्ट इज दिस केस पार्टिकल एग्जिस्टिंग, सेकंड इज दिस केस पार्टिकल एग्जिस्टिंग, थर्ड इज दिस केस। तो इन तीनों में मैं मिनिमम एनर्जी निकाल सकता हूँ। मैं मिनिमम एनर्जी निकाली इसमें, E इज इक्वल टू U प्लस के। अब मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी विल टेक इट जीरो, माई आई विल कंसिडर के एट जीरो वेलोसिटी पे है काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब मिनिमम एनर्जी कब होगी मेरी, जहाँ पे U मिनिमम होगा, और U मिनिमम हमने इस वाले केस में U मिनिमम इज दिस इज माई U मिनिमम इन दिस केस, ठीक है। एंड इन दिस केस दिस इज माई U मिनिमम, ठीक है। इन दिस केस दिस इज माई U मिनिमम, दैट इज V इज इक्वल टू जीरो, एंड इन दिस केस दिस इज माई U मिनिमम, ठीक है, माइनस V1, राइट। सो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कंसेप्चुअल था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या क्या रखा है, मेरे को एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है, दिस माय पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। सो इट इज़ जैसे जैसे ये x के पास आ रहा है, x 0 के पास आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जैसे जैसे दूर आ रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ ए स्प्रिंग वाला पोर्शन हो गया, स्प्रिंग की तरह हो गया, जैसे जैसे x से दूर जा रहा है यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इस काइंड ऑफ। तो यहाँ पे क्या है मेरा, इट इज़ शोइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है Vx दे रखा है, kx स्क्वायर बाई 2 कर्व का मेरे को दे रखा है। नाउ हैव बीन सेड के शो दैट द पार्टिकल हैविंग द टोटल एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की, इन दिस केस U प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हैविंग अंडर द पोटेंशियल एनर्जी मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे जो टर्न बैक वाला पॉइंट होगा, टर्न बैक सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, यहाँ से मूव किया पार्टिकल, इधर गया इधर गया इधर गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा पार्टिकल के अपोजिट साइड में मेरी एक्सेलेरेशन लगती है। तो अगर पार्टिकल का मोशन ये है, एक्सेलेरेशन ये है, ठीक है, यहाँ पे गया तो पार्टिकल एक पोजीशन पे जाकर रुक जाएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। सो दिस इज माई एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ से टर्न बैक करेगा। सो हमारे को एक हिंट मिला जहाँ पे मेरी वेलोसिटी विल बी जीरो, दैट इज माई एक्सट्रीम पॉइंट। फिर इधर की साइड मूव करेगा, इधर की साइड मूव करेगा, इधर की साइड मूव करेगा। सो एक्सेलेरेशन अभी मैंने बोला था ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, इट इज़ नॉट लाइक दैट, आई एम रॉन्ग। एक्सेलेरेशन जो होगी टुवर्ड्स द सेंटर होगी हमेशा, ठीक है, नॉट ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। अब जब ये वापस आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, तब एक्सेलेरेशन इसको सपोर्ट कर रही होगी, सो इट विल बी मूविंग। बट जैसे ही ये सेंटर को क्रॉस करेगा, इधर की साइड जाएगा मोशन, तब इसको फिर अब से अपोज करना शुरू कर देगी माई एक्सेलेरेशन, ठीक है। सो दैट विल बी, सो एक जो मेरे को हिंट मिला कि इसकी जो टर्न बैक जहाँ से होगा वहाँ पे मेरी वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी का जीरो मतलब क्या हो गया मेरा, कि माई काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, सो दैट मीन्स माई एनर्जी विल बी इक्वल टू माई पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरी, 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है, और माई एनर्जी कितनी दे रखी है उस पॉइंट पे 1, ठीक है, आई विल पुट इट इक्वल टू 1, और k मेरे को कितना दे रखा है 0.5 x स्क्वायर 2 ये हो गया। सो यहाँ पे आई विल डू 10, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया आपका 4, एक्स आ गया आपका प्लस माइनस 2, ठीक है। सो दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ बीन आस्क्ड, दैट इज वी हैव टू प्रूव इट कि एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 यू विल बी हैविंग द टोटल एनर्जी 1, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव, राइट। नेक्स्ट है कि वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग, द केसिंग ऑफ द रॉकेट इन द फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। सो सपोज दिस रॉकेट इज गोइंग अप, ये जो इसके बाहर की केसिंग है, सो दिस इज बीन बर्नड अप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत हाई होती है, द रॉकेट इज मूविंग वेरी फास्ट, जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन होती है, एंड द केसिंग विल बी कमिंग आउट। हमसे पूछा है हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन, ठीक है, एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन जो बढ़ रही है मेरी, जो बर्निंग हो रही है मेरी केसिंग की, वो किसके एक्सपेंस पे हो रही है। सो बेसिकली जो हमने अभी इस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है बिहाइंड द रॉकेट इज नथिंग बट द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ होता है, और उसके अंदर क्या होता है मेरा, एंड न्यूटन सेकंड लॉ, कि इसके अंदर हमारा जो इसको थ्रस्ट मिलेगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन मास, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगती है दैट इज़ इफ़ यू सी द एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, सो उसके अंदर हमने देखा था एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम में हमने मास को कंजर्व करके रखा था, देन ओनली वी हैव डिराइव्ड दिस रिजल्ट, एफ फोर्स एक्सटर्नल
इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। बट इसके अंदर अगर मैं m का फैक्टर में ले लूँ कि वो वेरिएबल है, ठीक है, देन देयर विल बी अ फोर्स। अगर मेरा m डिक्रीज कर रहा है देयर विल बी अ थ्रस्ट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, अगर मेरा m डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, देयर विल बी, आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल वी आर गोइंग टू सी द दिस वेरिएबल मास सिस्टम, सो तब हम इसको इन डेप्थ देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन के स्कोप में हम लोग जितना समझ सकते हैं उतना समझेंगे, ठीक है। तो इस पे दैट इज़ व्हाट कि जो मास मेरा यहाँ पे जो पूछा गया है कि एट हुज एक्सपेंस, इट इज़ एट द मास एक्सपेंस। जैसे मेरा मास रिड्यूस करेगा, इसका यहाँ से मास रिड्यूस कर रहा है, सो इट इज़ गेटिंग अ thrust from the downward, ठीक है, this is getting a thrust from downward when the mass is reducing, right? When the mass is reducing we are getting a thrust from here, ठीक है, it is getting a thrust from here and because of the reduce of mass, ये mass reduce किया, thrust लगा, जिसकी वजह से इसकी kinetic energy बढ़ेगी and इसकी potential energy बढ़ेगी, ठीक है। So it is the mass which has been, mass of the fuel which has been reducing, which is going to give this heat and which is going to be the burn up जो कर रहा है इसका, that is because of the reduction of the mass, ठीक है। अब ये कह रहा है कॉमेट जो है मेरा वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। हमने देखा था सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट में मेरी जो ये हो गई मेरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मेरी फोर्स ये हो गई एंड दिस इज माय वेलोसिटी, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू माय वेलोसिटी, तो वर्क डन कम्स आउट टू बी 0। बट यहाँ पे कह रहा है कि वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यहाँ पे जो मेरी फोर्स है दैट विल बी मेकिंग सम एंगल विद द मोशन, ठीक है, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर। सो इन दिस केस ऑल्सो वो कह रहा है कि मेरा वर्क डन कम्स आउट टू बी 0। तो अब इस केस में पूछ रहा है कि वर्क डन क्यों 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दैट इज़ कंजर्वेटिव, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रही है दैट इज़ कंजर्वेटिव। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 से और मैं वापस घूम के यहाँ पे आ गया, तो पहली चीज़ कंजर्वेटिव फोर्सेस का साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, और दूसरा मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ से गेन हो रहा होगा वो वापस आने तक मेरा सेम पोजीशन पे मैं आ गया, तो सेम पोजीशन से स्टार्ट किया, सेम पोजीशन पे आ गया, तो डेल्टा यू जो मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 बिकॉज कोई कॉन्फिगरेशन कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ मेरा, सो नो configuration, no position change, delta u will be 0, so work done will be 0, work done by the conservative force will be 0। तो यहाँ पे work done by the gravitational force will in the one complete motion in the comet will be 0, ठीक है। तो उस केस में क्या था, जब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था वहाँ पे हर पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे भी आपकी जो फोर्स लग रही होगी, इफ़ इट्स स्फेरिकल, अगर वे स्फेरिकल ऑर्बिट्स हैं तो इस पॉइंट पे भी जो मेरी फोर्स लग रही होगी दैट इज़ परपेंडिकुलर टू माय मोशन, ठीक है, इस पॉइंट पे भी जो मेरी फोर्स लग रही होगी दैट इज़ परपेंडिकुलर, तो हर पॉइंट पे उसकी जो होगी फोर्स 0 है। बट यहाँ पे क्या है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में टोटल जब मेरा पूरा पूरा साइक्लिक मोशन हो गया तब जाके मेरा वर्क डन 0 है। यहाँ पे हर पॉइंट पे नहीं है, हर पॉइंट पे वर्क डन इज़ नॉट 0, यहाँ पे जब पूरा साइकिल घूम के आ गया है तब वर्क डन मेरा 0 है, ठीक है, दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। थर्ड है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट orbiting in a very thin atmosphere loses its energy due to the dissipation against the heat against the atmospheric resistance however small, ठीक है। why does the speed still increase progressively when it comes closer to the earth, ठीक है, कि यहाँ पे जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ gm by r होती है। तो जैसे जैसे मेरा यहाँ पे क्या है, सपोज फॉर इंस्टेंस ये कह रहा है कि मेरी टोटल एनर्जी कम हो रही है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, जैसे जैसे पास आ रहा है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, वाई इट इज सो मेरी जो एनर्जी होती है टोटल दैट इज़ नथिंग बट माई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बिटवीन एट सैटेलाइट्स एंड द अर्थ इट इज़ अ नेगेटिव 1, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो अगर मैं देखूँ, अगर मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरी 100 थी, ठीक है, मेरी काइनेटिक एनर्जी सपोज पोटेंशियल एनर्जी थी मेरी यहाँ पे 30, ठीक है, इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी हो गई यहाँ पे, दैट कम्स आउट टू बी 130, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरी 130। अब क्या करें, मेरी टोटल एनर्जी कम हो गई, जैसे वो पास आया मेरा, जैसे बिकॉज सम एनर्जी इज़ बिन लॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो मेरी टोटल एनर्जी कम हो गई, तो ये मेरा अर्थ का ऑर्बिट छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, टोटल एनर्जी मेरी 90 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी सपोज -40 हो गई, -50 ले लो आप, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ गई -30 से -50 हो गई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 140, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ गई ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 140। तो दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव साइन हेयर इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल्दो माई एनर्जी इज डिक्रीजिंग, दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग, ऑल्दो माई एनर्जी इज डिक्रीजिंग बट माई स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली, ठीक है, बिकॉज इट इज़ कमिंग क्लोजर टू द अर्थ, तो जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, बट नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ओवरऑल मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, ठीक है। सो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, जस्ट थिंक इट ऑन अगेन विद दिस एग्जांपल कि मेरी इनिशियल एनर्जी सपोज माई 100 है, in this case my potential energy will be -30 and my kinetic energy will be 130, ठीक है। so this is my initial case. Because of the thin atmosphere it loses energy and gradually
इट ग्रेजुअली डिसिपेट सम एनर्जी एंड देन इट कम्स क्लोजर. जैसे ये पास में आएगा, सपोज इट्स लॉसेस सम एनर्जी, और ये पास में आया, बट इसकी पास में आने से पोटेंशियल एनर्जी का गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ये -50 हो गया. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगी. तो -Gm/m/r होती है ना, तो जैसे ही मेरा r छोटा हुआ मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, -50 हो गई. ठीक है, ऑल्दो माई एनर्जी गॉट इंक्रीज बट माई काइनेटिक एनर्जी गॉट इंक्रीज टू 140. काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो माई वेलोसिटी विल बी इंक्रीज. ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन हमारे को बोला गया है द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग ए मास ऑफ 15 kg. सो मैन जो है मेरा ये 15 kg का मास ऐसे लेके जा रहा है. ठीक है, इन दिस डायरेक्शन इट इज़ गोइंग हेयर. ठीक है, सेकेंड केस में ही इज़ पुलिंग द 2 kg, इज पुलिंग दिस 15 kg मार्क्स थ्रू द पुली एंड द रोप सिस्टम. ये यहाँ पे 2 मीटर इधर मूव किया, सेम वे मैंने इसको 2 मीटर इधर मूव किया. ठीक है, अब मेरे को बताना है किस केस में माई वर्क डन विल बी ग्रेटर. ठीक है, वर्क डन विल बी ग्रेटर. सो इस केस में मास कितना mg, तो मैन हैज़ टू अप्लाई द इक्वल फोर्स एक्सटर्नल इधर अप्लाई करनी पड़ेगी. मैन हैज़ टू अप्लाई इक्वल अपोजिट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इक्वल अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी मैन को. ठीक है, सो यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया, 2 मीटर इधर मूव किया. सो यहाँ पे वर्क डन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और ये परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कम्स आउट टू बी 0 इन दिस केस. ठीक है, व्हेन इट इज मूविंग. अब सेकंड केस देखते हैं. सो यहाँ पे मैन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया. सो दिस एक्सटर्नल फोर्स मैंने इधर लगाया, सो दैट एक्सटर्नल फोर्स विल बी ट्रांसफर टू द स्ट्रिंग. ठीक है, तो यहाँ पे दैट टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू mg. ठीक है, दिस इज इक्वल टू mg. सो मैन इज अप्लाइंग एफ एक्सटर्नल विच इज जस्ट इक्वल टू टी. सो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, जो टी वाला होगा, दैट इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल फोर्स का एक्सटर्नल जो मैन ने लगाया है. तो यहाँ पे अब जब मैन इज मूविंग हेयर 2 मीटर, सो द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग भी 2 मीटर इधर मूव करेगी एंड इट्स एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर ऊपर जाएगा. सो ये जो वेट है दैट विल मूव 2 मीटर अबव. ठीक है, 2 मीटर ऊपर जाएगा. सो नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर इन दिस डायरेक्शन, 2 मीटर और mg. ठीक है, 2 मीटर इंटू mg. तो यहाँ पे यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा इस वाले केस में mg इंटू 2 मीटर. ठीक है, बट इस वाले केस में because my force external will be like this and my motion is in this direction, so my work done will be 0 है. So in this second case my work done will be greater. In the second case when it is moving here and with the rope and pulley system, in this case my work done comes out to be more than in the case 1. ठीक है, next देखते हैं. अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. हमें बताना है व्हेन द कंजर्वेटिव फोर्स डज अ पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन अनऑल्टर्ड. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इट एट द एक्सपेंस ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स माई पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. ठीक है, सेकेंड है वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज ऑलवेज रिजल्ट इन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है फ्रिक्शन में, तो अगेंस्ट वेन एवर द बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द फ्रिक्शन इट विल ऑलवेज द लॉस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. The rate of change of the momentum of many particle is proportional to, so this is also internal forces. क्या होती हैं internal forces? We have already seen internal forces can never change the momentum because internal forces equal and opposite होती हैं, जो कि co-pair में exist करती हैं और वो cancel हो जाती हैं in the many particle system. ठीक है, that cancelled out. ये हम next lecture में जब हम देखेंगे system of particle, there we are going to study this in detail. तो internal forces जो होती हैं मेरी, दोज एग्जिस्ट इन कोपेयर, वो कैंसिल हो जाती हैं. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, दैट कैंसिल आउट इन अ मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम. तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इन मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम इज बाय द एक्सटर्नल फोर्स ओनली. ठीक है, द सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट टू बी 0. ठीक है, 0 के बराबर हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर. सो दिस ऑलरेडी वी हैव सीन कि हमने 1 पार्टिकल जब सिस्टम देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ में, तो हमने देखा था दैट 1 पार्टिकल सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम. देयर ऑल्सो एफ एक्सटर्नल इज देयर, दैट इज चेंजिंग द मोमेंटम. ठीक है, सो इन इनइलास्टिक कोलिजन 2 बॉडीज, द क्वांटिटीज विच डज नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन आर द इनइलास्टिक में, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, टोटल लीनियर मोमेंटम नेवर चेंजेस. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाएगी, बट लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी चेंज. ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी की जगह देयर विल बी अ पोटेंशियल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन इन द सिस्टम. और यहाँ पे टोटल एनर्जी लॉस, देर जो एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट माइट लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अदर बॉडीज, दैट माइट लॉस्ट इन टू द हीट, दैट माइट लॉस्ट इन टू द साउंड ऑल्सो. So but in each and every case my linear momentum is conserved in this. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं.
state in each state if each of the following statement is true or false. ठीक है, give the reason. So in elastic collision when two bodies, the momentum and the energy of each body is conserved. ठीक है, so यहाँ पे कह रहा है इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पे ये याद रखना दिस इज आस्किंग फॉर ईच बॉडीज. तो यहाँ पे हमारा इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम में हमारा मोमेंटम ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ईच बॉडी का नहीं होता. एक बॉडी में हमने देखा था कि इफ दिस बॉडी इज कमिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, इज दिस बॉडी इज कमिंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, तो दिस बॉडी विल गो बैक 10 मीटर पर सेकेंड हेयर, दिस बॉडी सो 15 मीटर पर सेकेंड, दिस बॉडी विल गो बैक 10 मीटर पर सेकेंड हेयर. ठीक है, अगर दोनों के मास सेम है. सो इन दिस केस हमने देखा इनिशियल हमारा जो है जो मोमेंटम और एनर्जी है ईच बॉडी का नहीं हो रहा कंजर्वेशन, ईच बॉडी का कंजर्व नहीं है. ठीक है, टोटल मोमेंटम एंड टोटल सिस्टम का और टोटल सिस्टम का एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन है, नॉट फॉर द ईच बॉडी. ठीक है, यहाँ पे ईच बॉडी वाला केस आ गया, सो वी कैन से दिस इज रॉन्ग. सिस्टम का मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगा. सेकेंड है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट द internal or the external forces on the body are present. So this is also wrong because external forces changing the total energy of the system. ठीक है, internal forces की वजह से total energy of the system will be conserved, but external forces suppose देर आर मल्टीपल पार्टिकल्स इन द सिस्टम. ठीक है, उनके बीच में जो इंटरनल फोर्सेस जो होंगे, इनके आपस में बीच में जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे होंगे, उसकी वजह से सिस्टम विल बी कंजर्व. ठीक है, बट इफ देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, इफ देर इज एन एक्सटर्नल फॉर इंस्टेंस इफ यू थ्रो ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल टॉप पे जाके इट गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीसेस. ठीक है, एक पीसेस इस डायरेक्शन में गिर जाता है, एक पीसेस नीचे गिर जाता है. तो यहाँ पे इस पे जो एक्सप्लोड हुआ है दैट इज़ एन इंटरनल फोर्स. ठीक है, वो इसकी मोमेंटम नहीं चेंज करेगा. ठीक है, बट इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल चेंज लग रहा है, दैट कैन चेंज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ऑब्वियसली इस केस में इनिशियल और फाइनल दोनों केस में मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही लगेगा बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन माई ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर फॉर इंस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स किसी बाई इंस्टेंट चेंज हो जाता है, दिस इज़ नॉट द सुटेबल एग्जाम्पल. सो इसमें से एग्जाम्पल में यही है कि अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, एक्सटर्नल फोर्स कैन ओनली चेंज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन ओनली बी कंजर्व थ्रू द इंटरनल फोर्सेस ओनली. एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज चेंजेस द एक्सटर्नल फोर्सेस चेंजेस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो इट कैन इंक्रीज ऑल्सो डिक्रीज ऑल्सो. अभी आई एम नॉट एबल टू थिंक एनी एग्जाम्पल. नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा. आई विल जस्ट थिंक ऑन द एग्जाम्पल एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर दिस. ठीक है, कि क्या एग्जाम्पल होगा where the external force will change the total energy of the system. ठीक है, हाँ एक एग्जांपल यही वाला लेते हैं यार. एक ब्लॉक है, दिस वाला, ये वाला एग्जांपल लेते हैं. इफ दिस प्लैंक इज देयर, ठीक है, ऑन दिस द मैन इज़ वॉकिंग ऑन दिस प्लैंक. ठीक है, सो मैन इज़ वॉकिंग ऑन दिस प्लैंक नाउ. सो अब इस केस में ये जो यहाँ पे इंटरनल फोर्स, यहाँ पूरा अगर मैं सिस्टम ले लूँ ये, ठीक है, आई टेक इट एज अ सिस्टम, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है जो मैन को मूव करा रहा है, जो प्लैंक को मूव कराएगा, दैट इज द इंटरनल फोर्सेस. ठीक है, इसकी वजह से द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी इंक्रीज. ठीक है, बट इफ़ आई अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन द मैन, इफ द मैन इज गोइंग टू एक्सेलरेट, ठीक है, मैन एक्सेलरेट करने लगा, इफ द मैन इज इफ आई से के अगर ये भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इफ देयर इज़ अ फ्रिक्शन हेयर, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स में फ्रिक्शन आ जाए, तो इन दिस केस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी कंजर्व्ड, इट विल बी गेट लॉस्ट इनटू द हीट. ठीक है, सो यही होता है कि टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व व्हेन द इंटरनल फोर्सेस आर देयर. एक्सटर्नल फोर्स के आते ही मेरा सिस्टम में जो होता है एनर्जी कैन बी इंक्रीज और एनर्जी कैन बी डिक्रीज. ठीक है, नाउ वर्क डन इन द मोशन of the body over the closed loop is 0 for every force. No, it is there only for the conservative force that we have seen, not for every force. In elastic collision, the final kinetic energy is always less than the initial kinetic energy. So this is true because the initial kinetic energy get lost into some other forms of kinetic energy that increases the internal energy of the system. ठीक है, whether it is increase the heat of the system, deform the body, so that is going to change the internal energy of the system. Next है in elastic collision of two billiard balls is the total kinetic energy conserved during the short time of the collision that we have already seen. Kinetic energy will be conserved in the elastic collision before and after the collision, not during the short time of collision. ठीक है, when they are contact. During collision, before and after it is conserved, but kinetic energy is conserved before and after, however not during the collision. ठीक है,
बिकॉज ड्यूरिंग द कोलिजन सम काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द डिफॉर्मेशन हो जाती है. सो उस केस में एक ऐसा पॉइंट आता है कि दोनों रेस्ट पे भी आ जाएं, ठीक है, और डिफॉर्म्ड हो जाएं. उस केस में काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी. सो वी कैन नॉट से कि ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. Is the total linear momentum conserved during the shot? Yes, linear momentum will always be conserved because यहाँ पे जो impulsive force होगी जो कि change in momentum करेगी that is just the जो contact forces internal होंगी जो equal and opposite होती हैं, ठीक है. that impulsive forces are the equal and opposite as per the Newton's third law, equal and opposite होंगी जिसकी वजह से इसमें कोई momentum change नहीं आएगा, ठीक है. so that we have already seen, ठीक है. मोमेंटम चेंज हर पॉइंट पे कंजर्व रहेगा बट इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन ऑल्सो, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी इफ दिस इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन में भी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अब इनिशियल और फाइनल में चेंज नहीं, इनिशियल और फाइनल में भी कंजर्व नहीं रहेंगी, जो कि हमने देखा था बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारा काइनेटिक एनर्जी इस केस में कंजर्व नहीं रहेगी इन द इन इलास्टिक कोलिजन, बट मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है. If the potential energy of the two billiard bond depends upon the separation distance between the centers, is the collision elastic or inelastic? So यहाँ पे क्या होता है हमारा कि we have seen कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस है. सो ये डिस्टेंस के साथ जब भी जैसे पोटेंशियल एनर्जी जब मेरा हाइट के साथ हमने देखा था कि इफ़ यू आर थ्रोइंग ए बॉल अप तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाउ इट इज़ चेंजिंग विद द हाइट ना. सो यहाँ पे भी ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग विद द डिस्टेंस, ठीक है. तो दे हेयर ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी इज काइंड ऑफ अ स्केलर फंक्शन, ठीक है. इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस. सो यहाँ पे जो फोर्स आ गई, some force will be there because the potential energy is there, some force will be there, so that force will be conservative, ठीक है. अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो माई मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी जो भी मेरी कोलिजन के साथ हो रही होगी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी में सारी स्टोर्ड हो जाएगी और जैसे ही मेरा कोलिजन से रिट्रैक्ट करेगा पार्टिकल वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू माई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. सो हेयर दैट्स वाई द कोलिजन विल बी इलास्टिक, ठीक है. बिकॉज हेयर यहाँ पे जो दे रखा है सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस के साथ मेरा पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है. सो वी कैन कंक्लूड माई फोर्स इज कंजर्वेटिव. व्हेन द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव माई मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. सो जब भी कोलिजन होगा ड्यूरिंग द कोलिजन माई काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिट्रेस्ड बैक टू माई काइनेटिक एनर्जी. आप ऐसे देख सकते हो स्प्रिंग वाला जो सिस्टम होता है, इफ़ दिस स्प्रिंग इज़ देयर, ठीक है. यहाँ पे ब्लॉक आया, ब्लॉक ने इसको हिट किया, ठीक है, इसको हिट किया एंड देन जो भी सारी की सारी जब ये जिस पोजीशन पे जाके सपोज इस पोजीशन पे जाके मैक्सिमम कंप्रेशन आके स्टॉप हो गई, ठीक है. तो सारी की सारी मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. फिर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बैक, ठीक है. एंड देयर आर नो अदर फोर्सेस, ओनली दिस फोर्सेस आर देयर, देन वी कैन से माई mechanical energy is conserved if there are no other forces, ठीक है, only conservative forces there. So we can say it is a elastic collision because my conservative forces are there, so we can say the collision is elastic, ठीक है. Next, if the body is initially at rest and it undergoes a one-dimensional motion. So if a body initially under one-dimensional motion with a constant acceleration, the power delivered, ठीक है. So we have to find out the power delivered is proportional to what if the body is doing a initially from rest and started doing the one-dimensional motion. So यहाँ पे power is what your power is force into velocity. आप velocity डाल दो because started from rest and it is changing, it is when accelerated, so we can write it down v is equal to u plus at. started from rest, so this will be 0, so v comes out to be equal to 80. so आप यहाँ force into 80 कर दो और force को लिख दो ma, so आपका आ गया ma square t. तो यहाँ पे it is directly proportional to t, ठीक है. आपका जो power आ रही है directly proportional, so here power is coming out to be directly proportional to t, right. second है मेरा कि body is moving unidirectionally under the influence of under the influence of source of constant power. its displacement in time is t. so यहाँ पे मेरे को क्या रखा है, we have to find out the displacement how it is there when it is moving under the constant power, ठीक है, when it is moving under the constant power. so we'll start with the work energy theorem. so यहाँ पे work energy theorem लगाएंगे. so initial kinetic energy plus work done by जो ये मेरी constant power एक वर्क डन प्रोवाइड कर रही होगी ना, सो दैट विल बी नथिंग बट वर्क डन. पावर क्या होती है मेरी, वर्क डन बाय टाइम. तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, पावर इनटू टाइम. सो माय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पावर इनटू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू माय काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है. अब मेरे को यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस इज़ माय कांस्टेंट पावर, तो टाइम आ गया. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ माय initial kinetic energy is 0, so this will be 0. final kinetic energy P into T is my 1/2,
एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मैं वी और टी, वी को मैं डी वी बाई डी टी लिख के आई कैन गेट द रिलेशनशिप इन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन चाहिए मेरे को, तो पी इंटू टी 2pt डिवाइडेड बाई एम का अंडर रूट इज़ नथिंग बट वी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वी को लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन डी एस बाई डी टी, ठीक है, डी एस बाई डी टी लिख दिया। अब इसको डी टी को इधर ले जाओ एंड इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ठीक है। देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर एस को ये टी रेज टू पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 टी रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो टी 3 रेज टू पावर दिस आंसर विल बी देयर, टी रेज टू पावर 3/2। सो इसमें बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में लाने के लिए आपको पावर से यू हैव गॉन अप टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस वे फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम यू हैव गॉन अप टू हियर, ठीक है। सो दिस इज देयर। सो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट इज कि बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन द जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस में मूव कर रही है। सो मोशन जो हो रहा है इसका जेड एक्सिस में हो रहा है, सब्जेक्ट टू अ फोर्स। ये फोर्स मेरी तीनों डायमेंशन में है बट इट इज़ मूविंग इन जेड एक्सिस, तो इसमें जो जेड एक्सिस वाली कंपोनेंट होगा वही वर्क डन आएगा, बाकी दोनों परपेंडिकुलर होंगे, नो वर्क डन विल बी देयर। सो यहाँ पे अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो 3 इंटू इफ द डिस्टेंस इज दिस वर्क डन बाय द फोर्स, इफ द डिस्टेंस इज 4 मीटर सो 3 इंटू 4 12 आएगा इन द जेड एक्सिस, ठीक है। सो अलॉन्ग द डायरेक्शन होता है मेरा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई मोशन होता है, दैट इज़ वट द वर्क डन वी हैव टू डू। और ये इन दोनों की वजह से जो वर्क डन होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 0। यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज डिटेक्टेड इन द कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विद द काइनेटिक एनर्जी दिस वन। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी दी, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी दी, विच इज़ फास्टर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन obtained from the ratio of their speed, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट माई काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इसकी पहले इलेक्ट्रॉन की हो गई 1/2 एम ई वी स्क्वायर, यहाँ पे मेरी दिस इज़ माई प्रोटॉन। यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर एम, मास की वैल्यू डाल दो यहाँ पे एंड पुट एंड डिवाइड इट, इन दोनों में मास की वैल्यू डाल के, द मास इज़ दिस वन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज़ फॉर प्रोटॉन, ठीक है। वैल्यू डाल के यू डिवाइड इट एंड यू विल गेट के जो आपको ओनली अननोन इज़ दिस वन, ठीक है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, ओनली अननोन इज़ दिस वन, तो यहाँ से आपको पता लगेगा द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मोर देन माई वेलोसिटी ऑफ माई प्रोटॉन। सिंपल है ये, इसमें बस यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। यहाँ पे ऑल्दो दिखा रखी है कि मेरे को जो का एनर्जी दी है वो प्रोटॉन को ज़्यादा दी है, बट एक्चुअली प्रोटॉन का मास जो है इट्स 10 टू द पावर 4 टाइम्स मोर है, ठीक है। यहाँ पे 10 टू द पावर 27 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -31 है, तो 10 टू द पावर ऑलमोस्ट मोर देन ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 4 टाइम्स ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एनर्जी इसको दी है ये 100 विल नॉट बी सूटेबल इन 100 से इतना फास्ट वो मूव नहीं कर पाएगा जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा विद द 10, बिकॉज इट्स मास इज क्वाइट लेस, ठीक है। मास इसका मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -4 लेस है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। चलो विल डू इट, हम लोगों के पास अभी 4 क्वेश्चन लेफ्ट हैं, सो चलो विल डू इट, अनदर 10-15 मिनट्स लगेंगे। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक रेन ड्रॉप है मेरी ऑफ रेडियस दिस फॉल्स फ्रॉम द हाइट दिस, if it's fall with the decreasing acceleration due to the viscous until the half of its original height। तो ये कह रहा है half of its original height, suppose it is 500 मीटर पे है, 500 मीटर में half of its original height जो है 250 मीटर की, it is coming down with a 250 मीटर coming down with a deceleration, decreasing acceleration because of the viscous force until the half of its original, it attains the maximum। यहाँ पे इसने अपनी maximum terminal velocity attain कर ली and moves with a uniform। जो यहाँ पे इसकी velocity थी v, अब वो उसी से ही नीचे गिर रही है v से ही, ठीक है। हर पॉइंट पे इसकी यहाँ पे terminal velocity is now v, ठीक है। What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and the second half of the journey, and the work done by the resistive force in the entire journey if the speed on reaching the ground is 10। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखें तो ये भी 10 ही होगी और यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। अगर एक ग्राउंड 10 पे गिर रहा है, सो दैट मीन्स 250 पे भी इसकी स्पीड 10 ही हो गई होगी, बिकॉज आफ्टर दैट इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। अब मेरे को निकालनी है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज, जो वर्क डन होता है मेरा, वर्क डन इज़ नथिंग बट इट इज़ योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इट डज नॉट डिपेंड, वर्क डन डज नॉट डिपेंड कि आपका एक्सेलरेशन से वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या आपका डी एक्सेलरेशन से हो रहा है। जस्ट डिपेंड कि टोटल कितना आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। हमारा अगर ये पावर होती तो पावर के केस में यहाँ पे अलग आंसर होता, बिकॉज डी एक्सेलरेशन में मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही होती, तो उस केस में वी कैन से कि
पावर डिफाइंस कि हाउ फास्ट इज वर्क इज डन, यहाँ पे बस वर्क डन दिखाना है। तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन योर फोर्स, फोर्स मेरी पूरी की पूरी कांस्टेंट रहेगी पूरे मोशन में, ठीक है, चाहे वो 0 से 500 में गिर रहा है, फोर्स मेरी पूरी की पूरी कांस्टेंट रहेगी, 250 में भी वही रहेगी, ठीक है। सेम मेरा जो डिस्टेंस है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, तो 250 में भी मेरा सेम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यहाँ पे भी मेरा सेम वर्क डन होगा, तो ठीक है। तो वर्क डन मेरा कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, चाहे वो डी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, वो एक्सेलरेशन से गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है। सो दैट इज देयर, दिस इज द कॉन्सेप्ट देयर, दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड फॉर द वन इन द सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। सो बोथ द जर्नी में वर्क डन मेरा सेम ही रहेगा, वी कैन गेट इट, ठीक है। सो वर्क डन मेरा सिंपल होगा, mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड्स ऑन डी नॉट ऑन द एक्सेलरेशन। सो और एक्सेलरेशन करे, डी एक्सेलरेशन का कांस्टेंट वेलोसिटी से करे, डी आना चाहिए, डी आ रहा है मेरा, वी हैव नीड टू गेट द डी, ठीक है। पावर होता तब यहाँ पे केस डिफरेंट हो जाता है कि कितना फास्ट गिर रहा है, ठीक है, कितना फास्ट वर्क डन हो रहा है, तब उस केस में डिफरेंट हो जाता है आंसर। तो वी कैन गेट इट, डी मेरे को पता है, सो 250 पहले वाले में, तो 250 दूसरे वाले में डाल के सेम वर्क डन आएगा दोनों में। तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि हमने देखा यहाँ से स्टार्ट किया तो 250 पे जाके वी कैन से इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे और इस वाले दोनों पॉइंट पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज मेरे को वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स चाहिए, ठीक है। तो मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। ये मेरे को पता है, दैट इज नथिंग बट हाफ m इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट जो 250 वाला है मेरा, ये मेरे को पता है हाफ, ये मेरी 0 है, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, और g मेरे को पता है दैट इज mg इंटू 250, ठीक है। तो ये मेरे को पता है, सो आई नो दिस, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई WR, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे आ जाएगा mgh/2 WR इंटू दिस, सो फ्रॉम हेयर WR यू कैन कैलकुलेट, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कंटेनर हिट्स द हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड दिस मच एट एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल, ठीक है। सो सपोज इफ दिस इज द कंटेनर, यहाँ पे इफ इट इज़ हिटिंग लाइक 30 डिग्री ऐसे हिट कर रहा है इस पर, एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, ठीक है, इट रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड, यहाँ से भी सेम स्पीड से अगर ये 200 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो 200 से ही वापस जा रहा है। इज़ द मोमेंटम कंजर्व्ड इन द कोलिजन एंड इज़ द कोलिजन इलास्टिक और इलास्टिक, ठीक है। सो यहाँ पे हमें देखनी है, वी हैव टू सी इलास्टिक और इलास्टिक के लिए वी हैव टू फर्स्ट फोकस ओनली ऑन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। यहाँ पे मेरा मास में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, वेलोसिटी मेरी सेम रिबाउंड हो रही है सेम स्पीड से, तो कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं आ रहा, तो वी कैन से इट इज़ एन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। हमें बस काइनेटिक एनर्जी चेक करनी होती है। दूसरा क्या है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन द होल केस, मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, बिकॉज मोमेंटम चेंज कब होगा, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और यहाँ पे जो मेरी इम्पल्सिव फोर्स है फ्रॉम द वॉल, दैट इज़ द इंटरनल फोर्स विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कैन पंप द वाटर इनटू द टैंक ऑफ 30 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना बड़ा टैंक है ग्राउंड से, सो दिस टैंक इज़ देयर एंड द वाटर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम द पंप, ये पंप है यहाँ से, ठीक है, द वाटर इज़ फ्लोइंग अप, सो इट इज़ डूइंग सम it has to do some work to lift the water, तो lifting of the water work done जो होगा इसका mg into h होगा to lift the water। अब यहाँ पे मेरे को मास चाहिए, ठीक है, मेरे को यहाँ पे टोटल कितना मास लिफ्ट कर रहा है, सो मेरे को वॉल्यूम दे रखा है, दिस इज़ माई 30, सो फ्रॉम द वॉल्यूम यू गेट द मास इंटू डेंसिटी से कर दो, सो यूल गेट द मास, ठीक है। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 10⁻3, सो टोटल हो गया आपका मास इंटू 30 इंटू 10⁻3, दैट इज़ माई मास। इतना मास आपने h हाइट पे रेस करना है, h कुछ दे रखा है 20 मीटर अबव, ठीक है। सो 3 इंटू 10⁻30 इंटू 10 इंटू 40, तो इतना आपको वर्क डन करना है, ठीक है, दैट इज़ द वर्क डन दैट यू हैव टू डू। सो दिस मच कम्स आउट टू बी द वर्क डन। अब मेरे को निकालना है, वी हैव बीन गिवन, ये वर्क डन आपको 15 मिनट्स में कर रहा है अप टू, सो दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज़ 30, सो हाउ मच इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम, तो आउटपुट आपका आउटपुट पावर कितनी है आपकी, आपको टोटल वर्क डन कितना कर रहे हो आप, कितने टाइम पीरियड में, आप 15 मिनट में कितना पानी चढ़ा रहे हो, 30 इंटू 10⁻3 इंटू g10 इंटू हाइट, इस पर कितने मिनट में चढ़ा रहे हो आप, 15 इंटू 60, ठीक है, दैट इज़ योर इनपुट, दैट इज़ योर आउटपुट, ठीक है, दिस इज़ द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द पंप। अब इनपुट कितना मिल रहा है उसको, दैट इज़ इट इज़ हैविंग द एफिशिएंसी 30%, तो ये 30% एफिशिएंसी पे कर रहा है, सो दैट मीन्स जो इनपुट मिल रहा है उसको 0.3, ठीक है। तो इतना मेरे को ये होगा
इसको मैं आउटपुट को 0.3 से डिवाइड कर दूंगा, दैट देन आई एम गोइंग टू गेट माई इनपुट पावर. सो दिस मच इज द इनपुट ही इज गेटिंग, एंड आउट ऑफ दैट 30% ओनली इज this value. So that's why we divided by 0.3. So we have got the input power. ठीक है, इससे हम input power निकाल सकते हैं. So that is what we have done. मास निकाला रो इंटू वी. रो क्या होता है मेरा वाटर का 10⁻3, मास हो गया 30. आउटपुट पावर कितना हो गया, वर्क डन बाई टाइम. वर्क डन कितना हो गया, कितना पानी ऊपर लेके जाना है, mgh. ठीक है, मास हमने यहाँ से निकाल लिया, g10 हो गया, h मेरा ये 40 मीटर दे रखा है. कितने टाइम पीरियड में, 15 to 10. आउटपुट पावर आ गई मेरी है. ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर. सो एफिशिएंसी नीचे ले आया, वी आर गोइंग टू विल गेट द इनपुट पावर. ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. टू आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनल इट आर हिट बाय हेड ऑन बाय अनदर बॉल. सो ये दो बॉल ऐसे रखी हुई हैं, यहाँ से थर्ड बॉल आके इसको हिट कर रही है, एंड दिस बॉल इज कमिंग विद द वेलोसिटी v. ठीक है, तीनों सेम मास की हैं. इट हिट विद द वेलोसिटी v. If the collision is elastic, which of the following would possibly result after collision. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है the collision is elastic. So elastic कहते ही आपके कान खड़े हो जाना चाहिए. Kinetic energy should be conserved. So आपको initial kinetic energy कितनी है, 12 mv². अब यहाँ पे देखते हैं kinetic energy total कितनी हो गई, that is यहाँ पे v/2 हो गई दोनों. ठीक है, तो it is coming out to be, these both are moving with v/2, तो 1/2 m v²/4 हो जाएगा. तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द काइनेटिक एनर्जी. दिस इज़ नॉट इक्वल. इस केस में v है, सो इस केस में 12 mv² हो जाएगा. वी हैव गॉट इट. थर्ड केस में, इस केस में भी दिस 1/2 m v²/9 होगा. सो इन दिस केस ऑल्सो ये तीनों जा रही हैं, तो 3 into v²/9 हो जाएगा. सो दिस विल बी 3. अगेन दिस वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू माई 12 mv². तो मेरा बस जो सेंटर वाला है, इन दिस माई काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. ठीक है, बिकॉज इट इज़ गिविंग मी 12 mv². सो दिस इज द केस ऑफ माई इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, ये दिस इज नॉट इलास्टिक, दिस इज नॉट इलास्टिक, ओनली बी इज माई इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन. सो आज के लिए इतना ही था. वी हैव डन, हमें 16 तक ही करना था. वी हैव टू डू 16 तक ही एक्सरसाइज करनी थी हमने. सो वी हैव डन इट. नेक्स्ट लेक्चर में अब रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी आर गोइंग टू कवर अप. ठीक है, सो आज हमने वी हैव सीन द पॉइंट्स टू पॉन्डर, वी हैव सीन. सो आज का हमारा जो प्लान था, वी हैव सीन द पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड वी हैव सीन द एक्सरसाइजेस फ्रॉम 1 to 16. राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये वर्क एनर्जी पावर हो जाएगा. विल डू रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर. देन विल मूव ऑन टू द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. राइट, so okay, all right, thank you.